चलिए अब देखते हैं इंस्पिरेशन कैसा होता है। इंस्पिरेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? देखो, फर्स्ट स्टेप होती है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन आता है। कॉन्ट्रैक्शन आना मतलब ऐसा फैल जाना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब फैल जाना। पहले क्या होता है, डायफ्राम जो ये पर्दा है कहाँ पे, लंग्स के नीचे के साइड में जो डायफ्राम है उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब वो फैल जाता है। ठीक है, डायफ्राम फैल गया। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर्स इंक्रीजेज इन एंटेरियो पोस्टीरियर एक्सिस। अभी ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, डायफ्राम फैल गया, मतलब जो थोरेसिक चैम्बर है, थोरेसिक कैविटी में जो चैम्बर्स है उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कैसा इंक्रीज हो जाएगा? एंटेरियो पोस्टीरियर सर्फेस। एंटेरियर मतलब सामने का, पोस्टीरियर मतलब पीछे का। तो आगे और पीछे एंटेरियो पोस्टीरियर सर्फेस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद ये इंक्रीज हो गया वॉल्यूम, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, एंटेरियो पोस्टीरियर वॉल्यूम थोरेसिक चैम्बर का इंक्रीज हो गया। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। कॉन्ट्रैक्शन मतलब फैलना, किसका फैलना? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, जो रिब्स होती है, रिब्स के पास इंटरकॉस्टल मसल होती है, वो भी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है, मतलब वो भी फैल जाती है। उसके बाद क्या होता है, लिफ्ट अप ऑफ रिब एंड स्टर्नम। रिब और स्टर्नम लिफ्ट हो जाते हैं, मतलब ऊपर हो जाते हैं, और थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीजेस डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। ठीक है, डॉर्सो वेंट्रल मतलब आगे पीछे के एक्सिस में थोरेसिक का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। और रिब और स्टर्नम, स्टर्नम कहाँ पे है, लंग्स के फ्रंट साइड में, और रिब्स लैटरल साइड में, ये दोनों क्या होते हैं, लिफ्ट अप हो जाते हैं ऊपर, मतलब साइड हो जाते हैं, और थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ऐसा इंस्पिरेशन होता है। उसके बाद देखिए, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, वो क्या करेगा, पल्मोनरी वॉल्यूम को बढ़ाएगा। इंक्रीज इन थोरेसिक वॉल्यूम कॉज पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज, और पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा जब, अभी यहाँ पे समझ लो, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा मतलब ये सरफेस बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसका प्रेशर कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक बड़ा बलून है और एक छोटा बलून है, और सेम अमाउंट ऑफ एयर उसमें है, तो जो छोटा बलून होगा उसमें प्रेशर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू बड़ा बलून। सो यहाँ पे पल्मोनरी वॉल्यूम, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ गया है, सो उसका प्रेशर कम हो गया, उसके अंदर का प्रेशर कैसा हो जाएगा, डिक्रीज पल्मोनरी प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो अब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, लंग्स के अंदर प्रेशर कैसा है, कम है एटमॉस्फेयर के प्रेशर से, और एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, एटमॉस्फेयर से पल्मोनरी, एटमॉस्फेयर से एयर कहाँ पे आ जाएगी, लंग्स में आ जाएगी, क्योंकि ये प्रेशर के कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, मतलब ज़्यादा से कम तरफ आता है। तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा प्रेशर है, पल्मोनरी में कम प्रेशर है, सो एटमॉस्फेयर से पल्मोनरी मतलब लंग्स में क्या आ जाएगी, एयर आ जाएंगी। अब ये क्या करना, फोर्सेस एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू लंग्स। ओके, और एक्सपायरेशन कैसा होगा, इंस्पायरेशन के ऑपोजिट। एक्सपायरेशन में क्या होगा, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल। जो डायफ्राम फैल गया था वो रिलैक्स हो जाएगा, अपनी जगह पे वापस आ जाएगा, और इंटरकॉस्टल मसल भी अपनी जगह पे वापस आ जाएंगी, जो रिब्स की इंटरकॉस्टल मसल है वो भी अपनी जगह पे वापस आ जाएंगी, और रिटर्न ऑफ डायफ्राम एंड स्टर्नम टू नॉर्मल पोजीशन। सब अपने स्टर्नम और डायफ्राम नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे। वो क्या करेंगे, रिड्यूस थोरेसिक वॉल्यूम। दो थोरेसिक वॉल्यूम है, थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो कम कर देगी, और इंक्रीज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, प्रेशर बढ़ जाएगा। कहाँ पे, थोरेसिक चैम्बर में प्रेशर बढ़ जाएगा। कहाँ, एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो गया, थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ गया, तो एयर अंदर से बाहर निकल जाएगी। दैट्स ऑफ एक्सपल्शन ऑफ एयर, दैट इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। ओके, ब्रीथ मतलब सांस लेना। हम क्या करते हैं, 12 से 16 टाइम्स पर मिनट, 1 मिनट में हम 12 से 16 टाइम्स क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। स्पायरोमीटर क्या काम करता है, ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा सकता है। स्पायरोमीटर क्या काम करता है, मेजर वॉल्यूम ऑफ एयर इन ब्रीदिंग में कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर हम अंदर ले रहे हैं या बाहर छोड़ रहे हैं, उसको कौन मेजर करेंगे, स्पायरोमीटर। ओके, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। अभी हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की पढ़ाई करेंगे। तो पहला है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम मतलब क्या, एयर एक्सपायर और इंस्पायरेट इन नॉर्मल रेस्पिरेशन। हम नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे हैं, एयर छोड़ रहे हैं और अंदर रह रहे हैं, नॉर्मली कोई भी प्रेशर नहीं, कुछ नहीं, जब हम लेते हैं उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। और टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml। नॉर्मली हम 500 ml एयर अंदर ले रहे हैं और 500 ml हम छोड़ रहे हैं, उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। और ये पर मिनट कितना होता है, 6000 to 8000। एक सेकेंड, एक रेस्पिरेशन में 500 ml, तो हम कितने रेस्पिरेशन करते हैं, 12 से 16 टाइम 1 मिनट में। सो 1 मिनट में 500 गुना 12 16 कितना हो रहा,
6000 से 8000 ml। सो टाइडल वॉल्यूम पर मिनट इज 6000 टू 8000। ये कैसे आया? देखो एक रेस्पिरेशन में कितना है 500 ml, तो 12 से 16 रेस्पिरेशन में कितना हो जाएगा 6000 से 8000 ml हो जाएगा। और दूसरा देखेंगे IRV, इंट्रा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको क्या बोलेंगे? फोर्सिबल इंस्पिरेशन। IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फोर्सिबल इंस्पायरेशन में हम कितनी एयर अंदर ले सकते हैं? तो 2500 से 3000 एयर हम अंदर ले सकते हैं। ये याद रखना है, ये पूछा जा सकता है और नीट में क्वेश्चन आ चुका है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब फोर्सिबल इंस्पिरेशन करेंगे तो हम अंदर कितनी एयर ले सकते हैं? 2500 से 3000 ml ले सकते हैं। ERV मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फोर्सिबल एक्सपायरेशन करेंगे तो हम कितनी एयर बाहर छोड़ सकते हैं? 1000 से 1100 ml हम एयर बाहर छोड़ सकते हैं। उसके बाद RV रेसिड्यूअल वॉल्यूम। रेसिड्यूअल वॉल्यूम इसका मतलब ही रेसिड्यू मतलब बचना, रेसिड्यूअल वॉल्यूम। एयर रिमेन इन लंग आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन, जब हम फोर्सफुली एक्सपायरेशन करते हैं, एयर बाहर छोड़ते हैं, तो लंग्स में कितनी एयर बचती है? 1100 से 1200 ml, उसको बोलेंगे रेसिड्यूअल वॉल्यूम, 1100 से 1200 ml। उसके बाद IC मतलब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। IC मतलब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब क्या है? देखो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, नॉर्मल एयर बाहर छोड़ने के बाद एक पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा कितनी एयर इंस्पायर कर सकता है, कितनी हवा अंदर ले सकता है, उसको बोलेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। और वो कितनी होती है? 3000 से 3500। देखो टाइडल वॉल्यूम प्लस ये ऐड करें इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो कितना हो रहा है? 3000 से 3500। और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी एयर आदमी बाहर छोड़ सकता है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। नॉर्मल इंस्पायरेशन करने के बाद, हमने नॉर्मल इंस्पायरेशन किया, नॉर्मल ली, एयर अंदर ली, और नॉर्मल होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा कितनी एयर आदमी बाहर छोड़ सकता है? तो 1500 से 1600, और उसको बोलेंगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। उसके बाद FRC है। FRC मतलब फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद कितनी एयर लंग्स के अंदर बची है, उसको क्या बोलेंगे? फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी। और क्या होती है वो? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस ये क्या है? रेसिड्यूअल वॉल्यूम। तो 2100 से 2300, डायरेक्ट याद रखना है। FRC 2100 से 2300 होती है। FRC मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद हमारे लंग्स में कितनी हवा बचती है, उसको बोलते हैं हम फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी। वो होती है 2100 से 2300 ml। उसके बाद वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी मतलब क्या? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। हमने फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया, फोर्सफुल एयर को बाहर छोड़ा, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा कितनी एयर हम अंदर ले सकते हैं, उसको बोलेंगे वाइटल कैपेसिटी। तो ये वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है? 4000 से 4600, 4000 टू 4600 ml क्या है? वाइटल कैपेसिटी। और वाइटल कैपेसिटी क्या है? फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद ज़्यादा से ज़्यादा कितनी एयर हम अंदर ले सकते हैं, उसको बोलेंगे वाइटल कैपेसिटी। और वाइटल कैपेसिटी होती है 4000 से 4600 ml। ओके। टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी, हमारे लंग्स में ज़्यादा से ज़्यादा टोटल कितनी एयर बैठ सकती है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन। फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया हमने फोर्स देके जो एयर है एटमॉस्फेयर की वो अंदर ले ली, तो वो फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद लंग्स में कितनी एयर बैठ सकती है, उसको बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। वो होती है 5100 to 5800 ml। ओके। उसके बाद रेट ऑफ डिफ्यूजन इज अफेक्टेड बाय, ये क्वेश्चन आ सकता है। अभी हमने जो पढ़ा FRC 2100 से 2300, वाइटल कैपेसिटी 4000 से 4600, टोटल लंग कैपेसिटी 5100 to 5800, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। FRC पूछेगा, वैल्यू पूछेगा, वाइटल कैपेसिटी पूछेगा, वैल्यू पूछेगा, टोटल लंग कैपेसिटी पूछेगा, वैल्यू डालेगा 5100 to 5800। तो ये आपको अच्छे से सॉल्व करके आना है, करेक्ट सॉल्व करके आना है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज अफेक्टेड बाय, डिफ्यूजन का रेट कौन सी चीज़ पर अफेक्ट करता है? अल्वियोलाई। जो अल्वियोलाई क्या करती है? ऑक्सीजन को डिफ्यूज करती है
है ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से ले लेती है और उसको बाहर छोड़ती है। तो ये डिफ्यूजन जो होता है इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और रेट ऑफ डिफ्यूजन इज अफेक्टेड बाय, फर्स्ट क्या है, प्रेशर से अफेक्ट करेगा और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से अफेक्ट करेगा। प्रेशर मतलब कितना प्रेशर से एयर आ रही है वो भी अफेक्ट करेगा रेट ऑफ डिफ्यूजन से। ज़्यादा प्रेशर से आ रही है तो ज़्यादा डिफ्यूजन होगा। उसके बाद सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, गैसेस की सोल्युबिलिटी पे डिपेंड करेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड की सोल्युबिलिटी ब्लड में ज़्यादा है और ऑक्सीजन की कम है, तो इसके कॉन्सेंट्रेशन पर भी रेट ऑफ डिफ्यूजन अफेक्ट करेगा। उसके बाद थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, जो अल्वियोलाई के मेम्ब्रेन की थिकनेस है उस पर भी रेट ऑफ डिफ्यूजन अफेक्ट करेगा। तो ये जैसा है वैसा याद रखना है। प्रेशर और रेट ऑफ डिफ्यूजन इज अफेक्टेड बाय प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। उसके बाद पार्शियल प्रेशर क्या होता है? पार्शियल प्रेशर किसको बोलते हैं? प्रेशर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस इन मिक्सचर ऑफ गैसेस। देखो एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है, उसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन है। तो पार्शियल प्रेशर क्या है, किसको बोलेंगे? ये मिक्सचर ऑफ गैसेस में एक गैस कितनी प्रेशर कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम की एक ग्रुप ऑफ गैसेस में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत प्रेशर को कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको बोल देंगे पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर मतलब इन शॉर्ट प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस। और पार्शियल प्रेशर को मोजेंगे हम, पार्शियल प्रेशर को मेजर करेंगे mmHg, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, इसमें करेंगे पार्शियल और लिखेंगे कैसा, PO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल टू यूनिट क्या है, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, mmHg। अब देखिए पार्शियल प्रेशर किसका कहाँ पे कितना है ये आप देखेंगे अभी। तो देखो एयर का पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन, देखिए एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159 है और एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर 0.3 mmHg है। क्या पार्शियल प्रेशर, ठीक है। एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 159 mmHg, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है 0.3 mmHg। ओके। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 104 और अल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है 40। ब्लड में मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज़्यादा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड 45 होगा, ऑक्सीजन 40 होगा। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज़्यादा क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, तो ऑक्सीजन कितना है 95 और ब्लड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 40। और टिश्यू में क्या है, मतलब टिश्यू क्या कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रही है, तो टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा 45 और ऑक्सीजन 40 होगा, कम होगा। देखिए अभी अल्वियोलाई किससे बनी, ये क्वेश्चन आ चुका है और हमको आ सकता है। देखो अल्वियोलाई स्क्वायमस इपिथेलियम की बनी है, अल्वियोलाई बनी है स्क्वायमस इपिथेलियम। सोल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 to 25 टाइम्स हाइयर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। देखो ब्लड में सोल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इतनी हाई है, देखो 20 से 25 टाइम हाई है देन किससे, ऑक्सीजन से। अल्वियोलाई डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, अल्वियोलाई की जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है जो ब्लड को डिफ्यूज करती है वो 3 लेयर से बनी है। पहला लेयर है स्क्वायमस इपिथेलियम, दूसरा इंडोथेसियम ऑफ अल्वियोलाई कैपिलरीज और तीसरा है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये तीनों लेयर से अल्वियोलाई का डिफ्यूजन होता है। उसके बाद हम देखेंगे ब्लड क्या है, मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। ब्लड इज मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। ऑक्सीजन क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय 97% बाय RBC। ऑक्सीजन 97% ट्रांसफर होता है RBC से और ऑक्सीजन 3% ट्रांसफर होता है डिजॉल्व प्लाज्मा में। और CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, 70% बाय बाइकार्बोनेट। CO2 को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, CO2 कहाँ से आता है, टिश्यू से आता है। कहाँ पे आता है, अल्वियोलाई में। और कहाँ पर जाता है, नॉस्ट्रिल से बाहर जाता है एनवायरनमेंट में। तो CO2 कौन लाता है, 70% CO2 लाता है बाइकार्बोनेट मतलब SCO3 और 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड लाता है RBC और 7% डिजॉल्व प्लाज्मा। ओके। ऑक्सीजन बाइंड टू हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन को बाइंड करने के प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये कैसा है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसा प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो देखो हीमोग्लोबिन कैरी 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। हीमोग्लोबिन कितने मॉलिक्यूल कैरी करता है, ऑक्सीजन के तो 4 मॉलिक्यूल्स। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H+ कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, H+ का कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर। देखो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व आपको मैंने इतना अच्छे से ये
एक्सट्रैक्ट बनाया है ना, इसके बार आपको क्वेश्चन ही नहीं जाएगा, आपको इसको अच्छे से करना है बस। 2-4 बार इसको देखो, 2-4 बार आप सुनेंगे तो आपके पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखो ऑक्सीजन का डिसोसिएशन कर्व जो है वो कैसा है, सिग्मोइड कर्व है, और परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन प्लॉटेड अगेंस्ट O2। देखो आपको क्या पूछेगा, ऑक्सीजन का डिसोसिएशन कर्व कैसा है, शेप क्या है, सिग्मोइड शेप है, एस शेप है, और किसके अगेंस्ट प्लॉट किया गया है, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन प्लॉटेड अगेंस्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ओके, अब देखो अल्वियोलाई हाई PO2 लो PCO2। देखो अल्वियोलाई में क्या रहेगा, ऑक्सीजन हाई रहेगा क्योंकि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ला रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम रहेगा, H+ भी कम रहेगा और टेम्परेचर भी कम रहेगा। तो देखो ये सूटेबल है किसके लिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन को अटैच होना, और कितने मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, 4 मॉलिक्यूल। ओके, टिश्यू में क्या होता है, टिश्यू में अल्वियोलाई से उल्टा, यहाँ पे ऑक्सीजन लो होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड हाई रहेगा, H+ हाई रहेगा और टेम्परेचर भी हाई रहेगा। टेम्परेचर हाई रहेगा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कैसी है, हॉट गैस है। ओके, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अभी अल्वियोलाई में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना था और टिश्यू में आके उसका डिसोसिएशन होगा और क्या होगा, ऑक्सीजन टिश्यू तक पहुंच जाएगा। ओके ठीक है, ऑक्सीजन बाइंड टू हीमोग्लोबिन इन लंग्स। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑक्सीजन बाइंड टू हीमोग्लोबिन इन लंग्स एंड गेट डिसोसिएटेड एट टिश्यू। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को लंग्स में बाइंड करेगा और टिश्यू पे डिसोसिएट करेगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितने ग्राम ऑक्सीजन कैरी कर देता है टिश्यू को, तो 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स 5 ग्राम ऑफ O2 टू टिश्यू और 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू। देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन CO2 प्लस हीमोग्लोबिन, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन 20 to 25%। टिश्यू में जो पार्शियल प्रेशर टिश्यू में पार्शियल प्रेशर CO2 का हाई होगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो होगा, तो ये किसको फेवर करेगा, बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को फेवर करेगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, अल्वियोलाई में क्या ज़्यादा है, ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है, कम है, तो ये किसको फेवर करेगा, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन को फेवर करेगा। और बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन मतलब डिसोसिएशन ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ओके, और ये रिएक्शन कैसा होता है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बोनिक अनहाइड्रेज, इसको भी याद रखना है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज, ये CO3 माइनस ये टिश्यू में बनेगा और H+। ओके, लंग्स में क्या होता है, CO2 प्रोड्यूस ड्यू टू कैटाबॉलिज्म। लंग्स में CO2 प्रोड्यूस कैसे होता है, कैटाबॉलिज्म से होता है, फूड के ब्रेकडाउन से होता है। CO2 ट्रैप्ड इन टिश्यू एज बाइकार्बोनेट, और SCO3 ट्रांसपोर्टेड टू अल्वियोलाई एंड रिलीज एज CO2 100। अब ये क्वेश्चन देखो, 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर 4 ml ऑफ CO2 इन अल्वियोलाई। क्या देखा था हमने पहले, 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर 5 ml ऑफ O2 और 100 ml ऑफ CO2 डिलीवर 4 ml ऑफ CO2। ओके गुड। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन को कौन रेगुलेट करता है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो कि मेडुला में है। रेस्पिरेशन इज रेगुलेटेड बाय रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर एंड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्रेजेंट इन मेडुला। और रेस्पिरेशन इज रेगुलेटेड बाय न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर किस में है, पॉन्स रीजन में है, और ये न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो पॉन्स रीजन में, ये क्या काम करता है, मॉडरेट फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। और इसका फंक्शन क्या है, रिड्यूस ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, अल्टर रेस्पिरेटरी रेट। और उसके बाद कीमोसेंसिटिव एरिया है, कीमोसेंसिटिव एरिया हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड H+। देखो एओर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी रिसेप्टर्स रिकॉग्नाइज चेंजेस इन CO2 एंड H+ कॉन्सेंट्रेशन। ये क्वेश्चन आ सकता है, CO2 एंड H+ कॉन्सेंट्रेशन रिकॉग्नाइज बाय एओर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी। अभी डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, बहुत ही ईजी डिसऑर्डर है, यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है। अस्थमा क्यों होता है, अस्थमा होता है इन्फ्लामेशन। अस्थमा क्यों होता है, अस्थमा होता है इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल। जब ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल में इन्फेक्शन, क्या इन्फ्लामेशन होता है, मतलब सूजन आना। अस्थमा क्यों होता है, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेशन होना, और उसके वजह से क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, उसकी वजह से अस्थमा होता है। अस्थमा में क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन टू मास्ट सेल, मास्ट सेल को भी एलर्जिक रिएक्शन होती है। उसके बाद सेकंड है इम्फाइसेमा। इम्फाइसेमा के में क्या होता है, देखो अल्वियोलार वॉल डैमेज। इम्फाइसेमा में अल्वियोलाई की जो वॉल होती है वो डैमेज हो जाती है, और उसके लिए रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है। और ये क्यों होता है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से।
ये नीट में आ चुका है सिगरेट स्मोकिंग की वजह से। देखो एम्फाइसेमा किसकी वजह से होता है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से, और इसमें क्या होता है अल्वियोलाई की वॉल डैमेज हो जाती है और रेस्पिरेटरी सरफेस घट जाता है। उसके बाद ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्यों कैसे होता है, जो इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं, ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग इंडस्ट्री जो होती है, ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग की जो इंडस्ट्री होती है उसमें क्या होता है, लॉन्ग एक्सपोजर अगर उसका रहा तो इन्फ्लेमेशन होता है लंग्स का और उसको बोलते हैं फाइब्रोसिस। और फाइब्रोसिस क्या करता है, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड कॉजेस लंग डिसीज। और सिलिकोसिस भी होता है, मतलब जो लंग है उसको छोटे छोटे छेद पड़ना, उसको बोलते हैं सिलिकोसिस फाइब्रोसिस। और क्यों होता है, ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री में काम करने से होता है। देखो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म इज अल्टर्ड बाय, ये फिर से मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए लिखा है, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म अल्टर्ड बाय निमोटॉक्सिक सेंटर इन पॉन्स एंड कीमोसेंसिटिव एरिया इन मेडुला एंड पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अल्वियोलाई लंग एंड पल्मोनरी वेन क्या काम करती है, देखो यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, बट पल्मोनरी आर्टरी इज एक्सेप्शन एंड पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अल्वियोलाई, हार्ट से अल्वियोलाई को पहुंचाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और पल्मोनरी वेन क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अल्वियोलाई टू हार्ट। तो देखिए हमने 15 मिनट में आपका ये पूरा चैप्टर ख़त्म किया। अब सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप इतना अगर करोगे, 3-4 बार वीडियो देखोगे तो इससे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं जाएगा। सो करते रहो, हम ये सीरीज़ लेकर आएंगे। कमेंट में बता देना कि आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, मेरे पास पूरे टॉपिक्स के सारे डिटेल नोट्स थे। तो थैंक यू गाइस, गुड नाइट।